हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपनी क्लास बैंकिंग ड्रीम्स में। मैं रमन कपूर आपके लिए आया हूं पॉलिटी का बहुत ही बेहतरीन सेशन। पहले के बेहतरीन सेशन के बाद आज फिर से हम अपनी पॉलिटी की बेहतरीन क्लास को धांसू तरीके से स्टार्ट करेंगे। मैं इसमें आपके लिए यूपी पुलिस एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं और साथ ही साथ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने सभी भाई दोस्तों को बता दीजिए कि पॉलिटी की क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट हो गई है। चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कुछ न्यूज। क्लास खत्म होने के बाद जो हमारे नोट्स होते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते हैं, जिसके आपको लिंक दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हमारे टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं, वो आप इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा बेहतरीन नोट्स और बेहतरीन क्लासेस। साथ ही साथ मैं आपके लिए एक और गुड न्यूज लेके आया हूं। बैंकिंग ड्रीम्स अपना एक ऐप लेके आया है जिसमें आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। ऐसा कहीं किसी और ऐप पे नहीं है, केवल हमारे बैंकिंग ड्रीम्स ऐप पर ही है कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आपका लॉगिन करना बिल्कुल फ्री है। जहां अपनी तैयारी को जांचिए और देखिए आप तैयारी कहां कर रहे हैं, देखते जाइए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, क्लास के बाद आपने उस लिंक से अपने बैंकिंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज ही अपनी तैयारी को चेक करिए। चलो देखते हैं आज की पहली क्लास में कि क्या है हमारे क्वेश्चंस, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बेहतरीन तरीके से, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो बच्चों के रोजगार की बात कर रहे हैं। बच्चों का जो रोजगार है, एंड दूसरा ले लेते हैं कि बच्चों का रोजगार आपसे वो वाला रोजगार नहीं है कि घर पर आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा एक गिलास पानी दे दो, तो आप जो है उनको अनुच्छेद गिना रहे हो कि भाई अनुच्छेद में लिखा है कि बच्चों से काम कराना बिल्कुल सही नहीं है, आपको जो है हम अनुच्छेद दिखाने कानून अपराध है। नहीं, यहां पर बात कर रहे हैं कारखानों में, कारखानों में या फैक्ट्रियों में या कोई भी ऐसी मनोवंचित दशाएं जहां पर छोटे बच्चों से काम कराना बिल्कुल सही नहीं है। तो साथ में देख लेते हैं हम कि और भी अनुच्छेद हमसे क्या बात करते हैं। अनुच्छेद 34 ये कहते हैं कि सेना विधि लागू होने पर भाग 3 द्वारा जितने भी आपके अधिकार हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। मौलिक अधिकार हमें मिलते हैं, अनुच्छेद जो हमारा संविधान है हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है, लेकिन कुछ एक्सट्रीम कंडीशन ऐसी होती हैं जैसे कि आपातकाल, दूसरा देश आप पर अटैक कर दे तो आप जो है सभाएं नहीं कर सकते। आपको अनुच्छेद अनुच्छेद जो है आपको ये बताता है कि आप अनुच्छेद 34 आपको बताएगा कि ना, आपका ये अधिकार बंद हो चुका है, आप अनुच्छेद 19 को बैन करते हैं। अनुच्छेद 35 में स्पष्ट किया है कि संसद के कुछ विशेष मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक संसद जो है आपके कुछ मौलिक अधिकारों को बना सकता है, मतलब वो नए कानून लेकर आ सकता है जिसमें आपके मौलिक अधिकारों को दिया जाएगा। अनुच्छेद 27 में प्रावधान है कि आप किसी भी धर्म के प्रचार और प्रसार कर सकते हैं और आप आराम से अपने धर्म और प्रचार प्रसार फैला सकते हैं। ये अनुच्छेद 24 ही है जो हमें बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध करता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कारखानों में कार्य करना बहुत ही गलत माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 112/A/1 मतलब जो हमारे अनुच्छेद होते हैं उसके भी कुछ सब पार्ट होते हैं, उसके उपभाग होते हैं। उन उपभागों में ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने का कि उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। संसद के जितने भी दोनों सदन होते हैं, ये कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है कि उसके समक्ष ये बात रखी जाए, और ये कौन करता है? ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी जो है हमारे संसद के जितने भी विवरण होता है उसको रखते हैं वार्षिक। आपको कितने संसद में कितने रुपीस देने हैं, कितने भी पैसे देने हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरे भारतीय खजाने को पूरी तरीके से संसद लोग लूट लेंगे, नहीं। उनका एक लेखा जोखा होता है जिसका ब्यौरा जो है राष्ट्रपति रखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगारों में भेदभाव का निषेध करता है?
सरकारी कार्यालय में भेदभाव, आप सरकारी कार्यालय में जाते हैं और आपसे जो है किसी चीज पे भेदभाव किया जाता है, किस अनुच्छेद से किया जाता है। साथ ही साथ देखते हैं कि और अनुच्छेद क्या बात करते हैं आपसे। तो अनुच्छेद 15, राज्य के किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। आप किसी भी धर्म के, कोई भी लिंग है आपका, किसी भी वंश से है, आप पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, सभी वर्गों के लोक नियोजन के विषय में समता का आधार प्रदान करते हैं कि आपको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी या फिर आपको आपके लिए रोजगार होगा, उसमें समान अवसर मिलेगा। आप कोई भी जॉब करने जा रहे हैं, आप सभी को समान अवसर दिया जाएगा, उसमें कोई विभेदन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता प्रदान करेगा। कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं, कानून की दृष्टि में कोई भी बिल्कुल अलग नहीं है। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है? अनुच्छेद 14 बताता है। अनुच्छेद 12 आपके मूल अधिकारों को परिभाषित करते हैं। मूल अधिकार कहां से कहां तक है? तो मूल अधिकार हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ये सारे आपके मूल अधिकारों को बताते हैं। तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव करने का निषेध करता है, यानी मनाही करता है? तो हमारा आंसर है अनुच्छेद नंबर 16, ये इसको निषेध कर देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा आर्टिकल कहता है कि हाउस ऑफ पीपल और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार होगा? वयस्क मताधिकार क्या होता है? वयस्क मताधिकार का मतलब है कि आप, यदि आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है तो आप मत डालने के अधिकारी हैं, तो आप वोटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है इसमें से जो आपको वयस्क मताधिकार का अधिकार देता है? तो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 326 की। आर्टिकल नंबर 326 यानी अनुच्छेद 326 आपको बताता है कि आप वोटिंग डालने के लिए बिल्कुल प्रमाणित हैं। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले मताधिकार की उम्र जो थी वो 21 वर्ष थी, जिसको बाद में 18 वर्ष कर दिया। आप कमेंट करके बताइए कि कौन से संवैधानिक संशोधन के बाद ये उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। देखते हैं कि 21 वर्ष 18 वर्ष कब कर दी गई। तो अनुच्छेद संशोधन के बाद, 61वें संशोधन के बाद यह उम्र जो है 21 से लेकर 18 कर दी गई। तो हमारा आंसर था अनुच्छेद नंबर 326। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल। आपातकाल के बारे में अगर बात करते हैं तो इमरजेंसी होती है। वित्तीय आपातकाल, जब आपकी पॉकेट में पैसे नहीं होते तो आपका आपातकाल आ जाता है, आपकी इमरजेंसी आ जाती है। आप अपने दोस्त से पैसे मांगने चले जाते हैं, अपने भाई बंधु से पैसे मांगते हैं कि दोस्त मुझे 100 रुपए दे दे, मुझे जो है सरकारी फॉर्म भरना है या मुझे समोसा खाना है। तो वो होती है आपकी वित्तीय आपातकाल। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है कि सभी को 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सरकार जो है शिक्षा का अधिकार देती है कि आप सभी को जो है प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार था, जिसको बाद में मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 किससे रिलेटेड है? अखिल भारतीय सेवाओं, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस, यूपीएससी जो भी एग्जाम कराता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब अखिल भारतीय सेवाओं में आता है। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद नंबर 312 के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए राइट के कौन से अनुच्छेद देता है? कि कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपना विद्यालय स्थापित करने के लिए कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 25। तो पहले देखते हैं कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। देखते हैं कि हमारे अल्पसंख्यक क्या है। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वे व्यक्ति जो कि मात्रा में बहुत थोड़े हैं, मतलब उनका और किसी जाति से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वो मात्रा में बहुत कम है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म। भारत में इन्हीं को जो है अल्पसंख्यकों का
ब्यौरा मिला है। हम बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए किस चीज की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 29 अल्पसंख्यकों को सरकारी स्कूलों में या किसी भी संस्थान में एडमिशन के लिए प्रावधान देता है कि आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। कौन से में कहा गया? अनुच्छेद नंबर 29 में कहा गया। अनुच्छेद 30 बात करता है कि आप भारत में रहते हैं, अल्पसंख्यक कोई भी स्कूल या कॉलेज खोलते हैं तो राज्य सरकारें इसमें कोई विभेद नहीं करेंगी कि आप स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे हैं। तो अनुच्छेद 30 आपको ये सहायता प्रदान करता है कि सरकारें जो हैं आपकी हेल्प करेंगी स्कूल कॉलेज खोलने में। किनके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 30। साथ ही साथ देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मैं इसमें क्लास में अनुच्छेद करवा रहा हूं, उनके साथ साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी कराता जा रहा हूं जो आपकी तैयारी को और भी 3 डायमेंशन लेके चलेंगे। तो अनुच्छेद 36 बात करते हैं राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। राज्य क्या होते हैं? राज्य कुछ भी हो सकते हैं, जैसे केंद्र है वो राज्य हो सकते हैं, आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं वो भी राज्य हैं। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा लिखी है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण धर्म सभी के चीज में धर्म के आधार पर आप कोई भी धर्म अपनाएं या आप अपना प्रचार प्रसार करें तो अनुच्छेद 25 आपको आजादी दे देता है। अनुच्छेद 30 हमारा आंसर अनुच्छेद 30 था। यह शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए आप अल्पसंख्यकों को राइट देता है कि अल्पसंख्यकों के लिए एक राइट है जो कि अनुच्छेद 30 में आता है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में प्रावधान है कि कुछ जैसे गुरुकुल होते हैं, मदरसे होते हैं, वो अनुच्छेद 28 बात करता है उसके लिए। और हमारा आंसर क्या था? अनुच्छेद 30। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को वापस लेने कौन ले सकता है? अनुच्छेद 213। देखिए अनुच्छेद 213 अध्यादेश से रिलेटेड है, लेकिन कौन अध्यादेश जारी करता है? अध्यादेश हमारा जारी करता है या तो हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं या किसी भी राज्य के राज्यपाल घोषित कर सकते हैं। जो घोषित करेगा वही वापस ले सकता है, इसके अलावा किसी के पास राइट नहीं है। तो अनुच्छेद 213 ये आपका संबंधित है राज्यपाल से। इसका सही आंसर है राज्यपाल। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां बात कर रहे हैं वापस लेने की, तो क्वेश्चन घुमा के आ गया है कि अनुच्छेद को अध्यादेश को वापस कौन ले सकता है? राज्यपाल ले सकते हैं। कितने समय के लिए यह अध्यादेश को जारी किया जा सकता है? क्वेश्चन आपका थोड़ा ऐसे भी आ सकता है, तो लिखेंगे इसका आंसर 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक आपका एक अध्यादेश जारी रह सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? विधि के समक्ष समानता। भारतीय संविधान जो है कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समानता प्रदान करता है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। बोलने की आजादी अनुच्छेद 19 में मिली। जब इंडिया आजाद हुआ उससे पहले अंग्रेजों ने हमारी बोलने की आजादी भी ले रखी थी। कैसे? कि भाई आप कोई भी सभा कर रहे हैं तो वहां पर वो लाठी चार्ज कर देते हैं, जैसे कि जलियांवाला बाग में हुआ था। तो अनुच्छेद 19 लाया गया कि आप शांतिपूर्ण सभा करें, बोलने की आजादी है, लेकिन ध्यान रहे कभी अगर इमरजेंसी लगी हो, यानी कि आपातकाल लगा हो। आपातकाल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्रपति देश की संकट के समय आपातकाल की घोषणा करते हैं। उस समय कुछ मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि उस समय हमारा अनुच्छेद 19 को हटा दिया जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप आपातकाल लगा हुआ है, आप कहें नहीं भाई मौलिक अधिकार है हमें बोलने की, तो आपका अनुच्छेद 19 कहीं कोने में पड़ा होगा, आप दूसरे कोने में पड़े होंगे। तो अनुच्छेद 19 जो है आपको बोलने की आजादी देता है। बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। ये सभी व्यक्तियों को धर्म का अभ्यास करने, मानने, प्रचार करने की सबकी स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि धर्म की आजादी किस अनुच्छेद के अनुसार मिलती है।
आप अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, किस तरह करते हैं? आपने देखा होगा कि कुछ धार्मिक लोग जो हैं अपनी बुक, जैसे कि भागवत गीता है, बाइबल है, वो इस तरीके से आपको वितरित करते रहते हैं कि आप अपनी उसमें से अच्छी अच्छी बातें पढ़ें। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आपको ये सब करने की आजादी देता है? तो अनुच्छेद 25 आपको जो है ये सब करने की बिल्कुल आजादी दे देता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति के स्थान के आधार पर जो है आपको पास विभेद नहीं करा जाएगा। आप अनुच्छेद 15 में बैठे हैं, आप क्लास में बैठे हैं, आपके पड़ोस में कोई भी व्यक्ति कैसा ही बैठा है, ये नहीं कि लिंग के आधार पर आप उससे कह रहे हैं अरे भाई दूर होके बैठ, तो आपका जो अनुच्छेद 15 जो है आपकी क्लास ले लेगा। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो ये आपको विधि के समक्ष समानता देता है। विधि क्या? कानून के समक्ष समानता। आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए, आप कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि आइए मैं आपको जो है बिल्कुल न्याय दूंगा, समानता से दूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई अगर अमीर होगा मैं उसको न्याय दूंगा, यदि आप सही हैं, आप सच्चे हैं, तो आप ही को मिलेगा न्याय। तो हमने देख लिया कि हमारा आंसर क्या था। हमारा आंसर था इसका अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट साहब के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। प्रेसिडेंट साहब ही जो है, जैसा जो रोल आपका जो आपके पापा का या मम्मी का आपके घर में है, या फिर ये समझ लीजिए आपके दादाजी ने अगर जो कह दिया वही होगा। उन्होंने कह दिया कि आपको इसके घर नहीं जाना तो आप नहीं जाएंगे। तो राष्ट्रपति जी जो है वो आपके देश के एक तरीके से दादाजी हैं, प्रथम व्यक्ति होते हैं भारत के। किस किस तरीके के आपातकाल लगा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले बात करते हैं भाई कि आपातकाल है कहां। आपातकाल वो नहीं है कि आपका जो है मामला थोड़ा खराब हो गया तो आपातकाल के लिए भाग गए, इमरजेंसी से बोल देते हैं भाई इमरजेंसी लगी अभी आते हैं। आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल वो है जब देश संकट में है। देश में 3 तरीके के संकट हो सकते हैं। किसी शत्रु ने अटैक कर दिया, आप बैठे हुए हैं आराम से मस्त बैठे हैं, पड़ोसी आपको जो है संकट मार के चला गया, संकट आ गया। तो पहला हो गया आपका कि भैया राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, आपके ऊपर हो गया काम। दूसरा है अरे भाई पैसे वाला आपातकाल, पॉकेट में से जो पर्स निकल गया, आपातकाल आ गया। तीसरे की बात करें संवैधानिक आपातकाल, ठीक है, जो किसी भी राज्य का जो संविधान लिखा हुआ है, संविधान तो अपने पूरे भारत का होता है, राज्य ने कुछ रूल बनाया है, राज्य उसको संविधान को फॉलो नहीं कर रहा है, तो कहते हैं कि भाई ये राज्य जो है बेकार है, जो संविधान को फॉलो नहीं करता। तो राष्ट्रपति जी कहते हैं कि भाई अब आपकी सरकार गई और हम जो है यहाँ पर आपातकाल घोषित कर देंगे। तो तीनों तरह के आपातकाल कौन घोषित करता है? भारत के राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। हम देख लेते हैं कि ये जो आपातकाल है ये किसके अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। तो याद कर रखेंगे 352, 356, 360। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल, देश संकट में है। राज्य आपातकाल, राज्य की मशीनरी फेल हो गई है, राज्य की सरकारें फेल हो गई हैं, 356। वित्तीय आपातकाल 360। इसको याद करने का तरीका, हर एक आपातकाल के बाद +4 करते जाओ, +4 करते जाओ। 352 याद कर लो, उसमें 4 डालो, 356 +4 करो 360, आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। कौन लगाएगा इसको? राष्ट्रपति जी। कमेंट करके बताइए कि भारत के राष्ट्रपति इस समय कौन है और वो किस जाति के हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने तो राज्य को निर्देशित करता है? राज्य की लोक सेवाएं न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करते हैं। सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और एक हमारी होती है एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या करते हैं काम कि न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वो कार्यपालिका को से अलग रह सके। कार्यपालिका जो कि सरकार की स्कीमों को लगाती है, लेकिन न्यायपालिका चेक करती है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी स्कीम राज्य की सरकारी जो लगा रही है तो संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। लेकिन न्यायपालिका कार्यपालिका को कार्य करने में अड़चन नहीं लगाएगी कि आपको कार्य नहीं करने देगी, लेकिन ये जरूर करेगी कि किसी भी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन ना हो जाए, उसको आपके अधिकार को छीन नहीं लिया जाए।
तो ये न्यायपालिका के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आता है ये अनुच्छेद नंबर 50 के। तो देखते हैं इसके साथ ही साथ और भी अनुच्छेद हमसे क्या बात करते हैं। अनुच्छेद 57 पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बताता है। राज्य का कर्तव्य है अनुच्छेद 47 के अनुसार। संविधान बात करता है राज्य सरकार से, वो ये बोलता है कि आप राज्य हो, आप इसके आपके यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वो आपके बच्चन हैं, जो आपके बच्चे हैं, आप एक कल्याणकारी स्टेट बनिए, आप एक गुड फादर बनिए और सबको जीवन स्तर को ऊंचा उठाइए, उनको खाने पीने की समस्या को दूर कीजिए। तो ये कार्य किसका है? राज्य सरकार का। कौन कहता है? अनुच्छेद 47 आपसे बात करता है। अनुच्छेद 50 जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि इसका आंसर अनुच्छेद 50 है। ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को अलग करता है कि आपका कार्य अलग है, आप मेरे में काम में नहीं अड़ाएंगे, अड़चन नहीं अड़ाएंगे। न्यायपालिका कहती है हम आपके लिए अड़चन नहीं उड़ाएंगे। तो देखते हैं अनुच्छेद 57 की बात करता है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता शर्तों से संबंधित है। राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है। तो भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनको दोबारा नियुक्त किया गया था? तो आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1 साल से ज्यादा बार हुआ, मतलब एक वर्ष नहीं, एक बार पूरा कंप्लीट हो गया 5 साल का, तो दोबारा रिपीट हुआ। देखेंगे आप। अनुच्छेद 37 ये बात करता है निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। कैसे? नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं जिनको हम डीपीएस भी बोलते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 37 बताता है कि उसकी परिभाषा देता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की डेफिनेशन क्या है, जो भी राज्य सरकार लगाती है इसकी क्या डेफिनेशन है, ये अनुच्छेद 37 बताता है हमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। तो पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार। तो दोस्तों मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वो होते हैं जो संविधान आपको देता है कि आपको ये राइट है, आपको ये अधिकार है कि सरकार आपकी स्वतंत्रता, समानता इनको नहीं छीने। तो ये मौलिक अधिकार हमें देते हैं। तो सन 1950 के लागू होने के बाद 1950 से पहले जो है हमारे देश में संविधान नहीं था। 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी कानून बनते थे उनको ऐसे लगा देते थे, मौलिक अधिकारों के बारे में बात की नहीं जाती थी, ठीक है। तो बात करते हैं 1950 के बाद भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों को कौन रोकता है? तो हमारा जो अनुच्छेद 13 है ये बोलता है कि भारतीय लोगों के कुछ मौलिक अधिकार है और उसको कोई भी हटा नहीं सकता, ठीक है। संसद जो है नए मौलिक अधिकार बना सकती है, लेकिन आपके मौलिक अधिकारों को हटाने का कार्य उनका नहीं है। तो अनुच्छेद 13 हमें यह स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 ही एक ऐसा संविधान है, ऐसा संवैधानिक उपचार है जो पूरे संविधान को जिंदा रखा हुआ है। और ये संविधान ये क्या है? एक शिकायत करने वाला है। और आप कमेंट करके देखेंगे कि भाई ये शिकायत हम कहां करेंगे? भारतीय संविधान का उल्लंघन करने का यदि सरकारें जरूरत करती हैं तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय है वो न्याय दिलवाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास जाने का अधिकार जो है ये आपको अनुच्छेद 32 देता है। कब देगा? जब आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है कि कोई आपको जो है किडनैप कर ले, अमानवीय कुछ भी कार्य कराए, शिक्षा का अधिकार छीन ले, ये तो अनुच्छेद 32 में आप कहां जाएंगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी नहीं, डायरेक्ट जाएंगे। तो ये संवैधानिक उपचारों का विषय है। संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था जिसको संवैधानिक संशोधन के बाद हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। वित्तीय आपातकाल मैं अभी आपको बता चुका हूं कि अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 संवैधानिक आपातकाल जब संवैधानिक फेल हो जाता है, और 360 आपका जो 360 है ये आपकी बात करते हैं वित्तीय आपातकाल। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21
जिंदा कौन है? वो व्यक्ति जो सांस ले रहा है, वो जिंदा नहीं। यहाँ पे जीवन जीने का अधिकार है। ऐसा जीवन जीने का अधिकार कैसा कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो पुलिस बन जाए, आप चाहे तो दुकान खोल के बैठ जाए, तो ये जीवन जीने का अधिकार है। और जीवन जीने का अधिकार, अपने मन मर्जी से किसी से शादी करना भी जो है जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन बच्चों खुश मत हो जाना, जीवन जीने का अधिकार अपने माँ बाप के हाथ में रहने देना। कहीं ऐसा ना हो कि अनुच्छेद, आप कह दो मास्टर साहब ने बताया था अनुच्छेद 21 देख लेते हैं, तो और अनुच्छेद 21 कहीं और पड़ा होगा, आपका अनुच्छेद 19 भी बैन कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 19 बोलने की आजादी खत्म। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? राज्यों में राज्यपाल होते हैं, देश में राष्ट्रपति होते हैं। जो देश में राष्ट्रपति का कार्य है वही राज्यों में राज्यपाल होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये राज्यपाल ना, ये क्या होते हैं, ये केंद्र का मतलब सेंटर सरकार का एजेंट बोला जाता है कि केंद्र सरकार राज्य में अपनी नजर रख सके, अपना देख सके, इसलिए राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं। लेकिन जो पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो देखते हैं कि पहले और अनुच्छेद हमारे क्या क्या हैं। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। राज्य के राज्यपाल का प्रावधान कब किया गया है? राज्यपाल का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 153 में। 153 राज्यों में राज्यपाल। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय से स्थापना और गठन से संबंधित है। अपने भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? आप देखेंगे, सर्च करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि भारत के, देखता हूं मैं कितने लोगों को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है। अनुच्छेद 136 इसके तहत जो है, शक्तियों का प्रयोग करने से यदि किसी अभियुक्त को बरी करने के लिए न्याय के दुरुपयोग होता है तो न्यायालय बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है। कि न्यायालय यह हस्तक्षेप कर सकता है कि किसी व्यक्ति को गलती से जो है आपने बरी कर दिया है, तो अनुच्छेद 136 से बात करता है। अनुच्छेद 148 बात करता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बात करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या होता है। तो हमारा सही आंसर है अनुच्छेद 153। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात करता है? समानता और समान नागरिक संहिता में डिफरेंस है, थोड़ी अलग चीजें हैं। समान नागरिक संहिता, समानता होती है सबके लिए समान, सब चीजों में समान ट्रीटमेंट कर देंगे। समान नागरिक संहिता कि जो भी नियम संविधान ने बनाए हैं वो सबके लिए बिल्कुल बराबर हैं। तो ये किस में आते हैं? ये हमारे आते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो अनुच्छेद 44 हमसे ये बात करता है कि सभी के लिए जो है समान नागरिक संहिता होती है। बात करते हैं और कुछ आर्टिकल्स की। अनुच्छेद 44 जो है पंचायती राज से रिलेटेड है कि देश में पंचायत होनी चाहिए। 40 राज्य ग्राम पंचायत के स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाया जाए। अनुच्छेद 40 बात करता है कि राज्यों में जो है पंचायतों के गठन किया जाए। कि पंचायत, देश जो है हमारा देश ग्राम प्रधान देश है, हमारे देश में गांव ज्यादा है और देश की जान जो है गांव में बसती है। तो अनुच्छेद 40 में बात करी गई नीति निर्देशक तत्वों में कि राज्य में ग्राम पंचायतें होनी चाहिए जिससे कि न्याय और विकास बहुत अच्छे से हो सके। अनुच्छेद 45 बात करता है कि सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष तक की आयु पूरी होने तक, एक तो अभी हमने आपको शिक्षा का अधिकार कहा था, लेकिन अनुच्छेद 45 हमसे कहता है कि बच्चों की देखभाल भी की जाए। ऐसा नहीं है 6 वर्ष तक के बच्चे विटामिन की कमी ना हो जाए, इसलिए उनके लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति भी कराई जाए। ये कार्य कौन करेगा? ये भी देश की सरकार करेगी, देश की नहीं, राज्य की सरकार। देश तो आपको मतलब संविधान तो आपको ये बताएगा कि आपको ये कार्य करना है, किसको बताएगा? राज्य को बताएगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का प्रावधान देता है। आंसर हमारा है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोवंचित दशा और प्रसूति सहायता के संबंध में है। पहले देखते हैं काम की न्याय संगत दशा क्या होती है। आप कहीं कार्य करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी ऑफिस जाना है, तो आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहले तैर के जाना पड़े, उसके बाद
ऑफिस आता है तो ऑफिस की जो आपकी सीलिंग है इस तरीके से होगी, आप बैठे हैं तो आपके ऊपर सीलिंग गिर जाए और आप दब जाओ, बस ऑफिस भी अच्छा होना चाहिए। ये कौन सा बताता है आपका? अनुच्छेद 42 में बताता है। दूसरी, प्रसूति सहायता। जब कोई लेडीज प्रसूति हो जाती है तब उसको जो है ये सहायता प्रदान की जाएगी, उसको 6 महीने का अवकाश राज्य सरकार देगी और उसमें भी जो है सैलरी वैलरी पूरी देती रहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष शक्तियां? संसद के पास, तो ये संसद जो हमारी संसद है, संसद के पास संघ सूची के, संघ यानी केंद्र की जितनी भी जो भी सूची है, 3 तरीके की सूचियां होती हैं। एक होती है हमारी केंद्र सूची, केंद्र यानी केंद्र को ही हम संघ भी बोलते हैं, संघ बोलते हैं। एक हो गई हमारी संघ की सूची, दूसरी हो गई हमारी राज्य की सूची। राज्य की सूची कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। और जो शक्तियां केंद्र और संघ से बच जाती हैं वो जाती है हमारी समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। और ये कॉन्करेंट लिस्ट में यानी समवर्ती सूची में जो भी कानून होते हैं वो केंद्र बनाता है या राज्य सरकार बनाती है। यदि राज्य सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून केंद्र को स्वीकार नहीं है, केंद्र अपने कानून बनाएगा और वो कानून राज्यों को मानने पड़ेंगे। इसलिए केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है। क्वेश्चन है हमारा कि संसद के पास कौन सा अनुच्छेद आप संघ को ये परमिशन देता है, ये कहता है कि हाँ आप जाके कानून बनाओ। हम अभी देखते हैं इस क्वेश्चन उसको, तो साथ ही साथ देख लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद है। अनुच्छेद 287 जो है बिजली के करों में छूट के बारे में बताता है कि बिजली के करों में जो राज्य सरकार आपको छूट दे सकती है वो जो है 287 बता देगा। अनुच्छेद 362 भारतीय राजा के शासकों के पास के अधिकार, कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जैसे कि आपके जो राज्य रियासतें थी उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, तो राज्यों के पास कुछ अपने विशेष अधिकार कैसे हैं, मैं राज्यों के बारे में बता देता हूँ। राज्य चाहे तो कुछ अपनी कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है, जो पेट्रोल और डीजल के रेटों में जो डिफरेंस होता है वो राज्य के विशेष अधिकारों की वजह से होता है। अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। अनुच्छेद 246 ये संघ को भी ये परमिशन देता है कि वो अपने कानून बनाए, और ये संघ और ये राज्यों को भी परमिशन देता है कि ये अपने कानून बनाए। 352 को हम देख ही चुके हैं कि 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। तो हम अपना आंसर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर है इसका अनुच्छेद नंबर 346, जो कि संघ और राज्य सरकारों को ये बोलता है कि आप अपने जो कानून बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया देश में? तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात, देश में राष्ट्रीय आपातकाल कब होता है? ऐसा आपातकाल जब कोई बाहर से शत्रु देश आपके ऊपर अटैक कर देता है तो उसे कहते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो देश में कब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को जब चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया, तो 1962 से लेकर 1965 तक देश में 3 साल के लिए पहली बार आपातकाल लगा है। कितने तरीके के आपातकाल होते हैं? तो 3 तरीके के आपातकाल होते हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा, जब राज्य की मशीनरी फेल हो जाती है उसे कहते हैं संवैधानिक आपातकाल। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया है, संवैधानिक आपातकाल जो कि 356 में दिया है, और वित्तीय आपातकाल ये 360 में दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान का प्रावधान है? कि आपके ऊपर कोई दोष लगता है
और आपके लिए सुरक्षा, आपको ये बताना है कि आपके ऊपर कोई दोष लगा दिया, तो आप जो है किस तरीके से अपने दोष के लिए वकील कर सकते हैं। भारतीय संविधान आपको यह अधिकार देता है कि यदि आपके ऊपर कोई भी दोष सिद्धि लगती है तो आप अपने मन मर्जी के किसी भी वकील को चुन सकते हो। ये वकील जो है मेरा केस लड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है उसके बारे में जानते हैं, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उनके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 21 यह घोषित करता है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाता। जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 बताता है। अनुच्छेद 21 बताता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से भी अपनी जिंदगी को नहीं कर सकता। दोस्तों, कभी हार भी जाओ ना तो जिंदगी से जाने का विचार मत करना। अनुच्छेद 21 ये बोल देता है आपको। अनुच्छेद 19 आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। बोलने की आजादी अनुच्छेद 19 में है। मैं ये क्लास में बोल रहा हूं, मुझे बोलने की आजादी है। कौन दे रहा है? अनुच्छेद 19 दे रहा है। अनुच्छेद 20 अपराधों से दोष मुक्ति के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 जो है ये आपको जो भी आपने अपराध नहीं किए हैं इससे दोष सिद्धि के लिए आपको एक बचाव के लिए देता है कि आप अपना वकील कर सकते हैं अपने दोषों को, और कोई भी सरकार, कोई भी कानून जो है आपको अपने खिलाफ बयान देने के लिए विवश नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 20 कह सकता है। अनुच्छेद 18 के बारे में बात कर रहा था कि टाइटल्स को रिमूव करने की बात, कि आपने कोई भी उपाधि को अगर धारण किया है तो आप जो है उस उपाधि को हटाएंगे। जब तक राष्ट्रपति जो है आपको परमिशन नहीं देगा तब तक जो है आप उपाधि को ग्रहण नहीं करेंगे। तो हमारा सही आंसर होगा अनुच्छेद 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका को पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है? आजीविका के लिए जो आपको पर्याप्त निर्देश देगा, कौन सा अनुच्छेद देगा? ये राज्यों की ड्यूटी है कि आपको जो है आजीविका के लिए पर्याप्त साधन दे। राज्य जो है आपको रोजगार प्रोवाइड करें, नौकरी के लिए निकाले, समय समय पर जो भी सरकारी वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर नौकरियों के नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि आप ये वाला फॉर्म भरो, ये वाला फॉर्म भरो। कि कौन सा अनुच्छेद, कोई अनुच्छेद है ना, ये सरकार को जाके बोलता है कि आप जो है ऐसा कीजिए। तो हम उस अनुच्छेद के बारे में देखते हैं कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 33 भारत के सशस्त्र बलों को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध करने की अधिकार देता है। भारत के कुछ ऐसे सेंसिटिव राज्य हैं, मतलब ऐसे राज्य जिनसे जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि भारत का पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, ये जो है दूसरे देशों से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तो यहाँ पर सशस्त्र बल यानी बीएसएफ में वो कुछ मौलिक अधिकारों को खत्म कर देते हैं कि हम जो है यहाँ पर सशस्त्र बल लगते हैं, जिस जगह पर भी सशस्त्र बल लगते हैं वहां के कुछ मौलिक अधिकारों को नष्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के बारे में बात करते हैं कि ये जो अल्पसंख्यकों की हम हितों की रक्षा करेंगे। और अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो कि संख्या में कम है। जो अनुच्छेद 39 राज्य के समाज के कमजोर वर्गों के विशेष जोर देने के साथ साथ नागरिकों के आर्थिक कल्याण की रक्षा, मतलब यही आपको जो है रोजगार प्रोवाइड कराएगा। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 39। अनुच्छेद 27 में ये बताते हैं कि आप विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रति रख रखाव, व्यय या फिर किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकारें धर्म के ऊपर कुछ भी अपना टैक्स लगाएं। जैसे कि मुगल काल में जजिया टैक्स लिया जाता था कि जो नॉन मुस्लिम होंगे जब वो यात्राएं करने पे जाते थे तो वो क्या करते थे? उनसे जजिया लेते थे, जजिया कर लेते थे। तो अनुच्छेद 39 जो है हमें हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमता आदि प्रदान किए जाने वाले कुछ मामलों में सजा, निलंबित, माफी काम करने के लिए जाने की परिभाषित करता है कि राष्ट्रपति जो है उसके पास क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में आती है? हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर होती है कि वो डिस्ट्रक्टिव पावर है और इनबिल्ट पावर भी है। कैसी पावर होती है वो?
मतलब उनकी जो शक्तियां हैं असीमित हैं। तो भारत के राष्ट्रपति किसी की भी सजा को माफ कर सकते हैं, यहां तक कि किसी को अगर कोर्ट अगर फांसी की सजा भी दे देती है तो वो राष्ट्रपति द्वारा हटाई जा सकती है। राष्ट्रपति देश का वह व्यक्ति होता है जिसे भारत का प्रथम नागरिक बोला जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है और राष्ट्रपति ही देश में सबसे पहले अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो राष्ट्रपति के परमिशन से यानी उनके परामर्श से करते हैं। हमारा सही आंसर है अनुच्छेद 72। साथ ही साथ अनुच्छेद 63 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 63 जो है एक उपराष्ट्रपति के बारे में बात करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है अनुच्छेद 63 से आता है। अनुच्छेद 52 किसकी बात करता है, आप बताएंगे कि ये क्या है। अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा सिंपल चुनाव नहीं होता जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक इन सब का होता है। राष्ट्रपति के चुनाव का एक विशेष प्रबंध है जो अनुच्छेद 55 में किया गया है। राष्ट्रपति के डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, इनका जो है स्पेशल इलेक्शन कराए जाते हैं जो कि दोनों सदनों के मिक्स करके ही कराए जाते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो करते हैं। अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा और लोकसभा की संरचना की परिभाषा करता है कि लोकसभा में या फिर लोकसभा की मतलब किस तरीके से संरचना होगी, किस तरीके से बनाया जाएगा, कितने मेंबर्स होंगे, ये अनुच्छेद 81 बताता है। तो हमारा सही आंसर है अनुच्छेद 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपको सबसे पहले कहां लेकर जाएगा? उच्चतम न्यायालय। आपका राइट ले लिया किसी ने, आप जा रहे थे, आपको किसी ने दे रेपटा दे कोनी मारी, आपका राइट ले लिया, तो आप कहां जाएंगे? आप उच्चतम न्यायालय पे जाएंगे। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय आएगा कि भाई आप किस अनुच्छेद से आए हैं, हमारे पास हमें कुछ कागज दिखाओ या फिर तारों के नीचे से आए हो, तो बात करेंगे अनुच्छेद 32। वो कहेंगे साहब आपका जो संविधान पढ़ा था मैंने, उस संविधान में लिखा था कि अनुच्छेद 32 जो है हमें संवैधानिक उपचार देता है, तो मैं इससे आया हूं। वो कहेंगे चलो चलो आ जाओ हम बात करते हैं, फिर बैठ के बात करते हैं। अनुच्छेद 46 का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उनके लिए उनके हितों की रक्षा करना। क्यों करना हितों की रक्षा? क्योंकि हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, यदि हम कुछ वर्गों को लिए विशेष ध्यान नहीं देंगे तो वो पीछे पिछड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है इन अधिकारों को जो है संरक्षण देता है, वही जो मैंने बताया संवैधानिक उपचारों की रक्षा करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 170 में प्रावधान है कि राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। वही राज्य जिनके पास कम से कम 60 सदस्य हैं वही अपने यहां क्या बना सकते हैं? राज्यसभा बना सकते हैं। अनुच्छेद 21 यह घोषित करता है कि कानून के द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी मतलब जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं करा जा सकता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिकृत किया जाता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है किस अनुच्छेद से? राष्ट्रपति को यह पावर कौन सा अनुच्छेद देता है कि वह राज्यपाल की नियुक्ति करे? और एक बात और है, यदि एक राज्यपाल है, ठीक है, वो एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है, एक ही टाइम में वो एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये भी एक अनुच्छेद में लिखा है। वो किस अनुच्छेद में लिखा है उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि राष्ट्रपति
राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, पहले इसके पहले मैं अनुच्छेद के बारे में बात करना चाहता हूं। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल बताता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय के लिए होगा। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, कौन बताता है? अनुच्छेद 153 153। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति के संबंधित है कि राज्य के राज्यपालों की क्या कार्यकारी शक्ति है। मतलब आपको राज्यपाल बना दिया, अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या राइट है, आप किस तरीके से क्या कैसे कार्य करेंगे। अनुच्छेद 155 में यह संबंध है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षरित मुद्रा से मतलब स्टैंप से लगा के जो बता देंगे कि आज जो है आपको राष्ट्रपति ने जो है राज्यपाल बना दिया। तो कौन सा बताएगा? अनुच्छेद नंबर 155 आपको ये बताएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? कि आप भारत के नागरिक हैं, आपकी नागरिकता बनी रहेगी, ऐसा कौन सा अनुच्छेद बात करता है? तो भाग 2 में, आपके संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में विषय में बोल रखे, सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता कैसे आती है, कैसे जाती है, किस तरीके से निरंतर बनी रहती है, विदेशी लोगों को क्या राइट है, ठीक है, उन्हें भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, उनके मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार है, जैसे यहां आके उनको जीने का अधिकार है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में बात करी गई है। तो क्या क्वेश्चन कहता है कि नागरिकता की निरंतरता कैसे बनी रहेगी? तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा है कि राज्य क्या होते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान के तहत भारत का नागरिक है या संसद द्वारा बनाए जा सकने वाला किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है, ऐसे नागरिक बने रहते हैं। कि बोलता है अनुच्छेद 10 बात करता है कि संसद ने यदि कोई कानून पारित कर दिया कि आज से फलाने देश से आए हुए सभी नागरिक भारतीय नागरिक होंगे, तो यह कानून बन जाएगा। कौन बोलता है? अनुच्छेद 10 कहता है। चाहे वो किसी भी धर्म जाति के आधार पर हो, और हमारे यहाँ जो शरणार्थी आ गए थे उनको एक्सेप्ट किसने करा? संसद ने करा था। अनुच्छेद 9 बात करता है कि स्व इच्छा से किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति की नागरिक नहीं होंगे यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और आप जाते हैं किसी और देश में और वहां की नागरिकता को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप भारत के नागरिक नहीं होंगे, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब है यदि आप एक समय में या तो भारत के नागरिक हो सकते हैं या किसी दूसरे देश के नागरिक हो सकते हैं। अनुच्छेद 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी कि संसद समय समय पर अपने नागरिकता के कानून को देखती रहेगी कि क्या उसको कुछ चेंज करने चाहिए, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 11 बात करता है। हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकता की निरंतरता को बनाए रखता है? तो अनुच्छेद 10 जो है वो हमारे निरंतरता को बनाए रखता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कर देता है स्वचालित रूप से? कि मान लो कोई ये बोला अनुच्छेद लग गया तो आपके जो मौलिक अधिकार थे गए। तो भारत में केवल मौलिक अधिकारों को हटाने के लिए 2 ही नियम है, या तो सैन्य रूल हो, कोई अगर क्षेत्र जो है थोड़ा डिस्टर्ब है, जो जिनकी सीमाएं जो है अंतर्राज्यों से रिलेटेड होती हैं, तो कुछ प्रॉब्लम है, टेररिस्ट अटैक है तब हो, या फिर देश के भीतर कुछ आपातकाल हो। तो देश के भीतर आपातकाल की बात करते हैं तो वो अनुच्छेद नंबर 352 में आता है। अनुच्छेद 352 आपको ये बताता है कि राष्ट्र जो है संकट में है, इस समय आपका मौलिक अधिकारों का विषय नहीं है कि आप एग्जाम जो है सिर पे आ रखे हैं, अब पढ़ना ही पढ़ना है। तो अनुच्छेद 352 आपको ये बताता है। साथ ही साथ एक चीज और देख लेते हैं कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना 351 में बताया गया है
इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी भाषा से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन है उसको हम ध्यान से देखेंगे कि अनुच्छेद 351 भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के बारे में बात करता है। 352 के बारे में देख लिया कि हमने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करेगा। 353 आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव से संबंधित है कि जो आपातकाल लगाया गया है वो 353 के अंतर्गत किस क्षेत्र में लगाया गया। मतलब यदि यह भारत का क्षेत्र है तो यदि मान लेते हैं इस क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है तो केवल वो इतने क्षेत्र में होगा। ठीक है, बात करते हैं 354 राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति के दौरान संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण के संबंध में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 300 के बाद बस ऐसा हो रखा है कि राष्ट्र में आपातकाल के टाइम है, अब आपातकाल के समय में राज्य की सरकारों को पैसा भी चाहिए होगा। उसे पैसा कौन प्रोवाइड करेगा, धनराशि कौन प्रोवाइड कराएगा, वो राष्ट्र के, जैसे मान लो कहीं ऐसा हो गया कि बाढ़ आ रखी है या कुछ हो रखा है तो ये केंद्र की ड्यूटी है कि वो राज्य सरकार को पैसे प्रोवाइड कराएंगी। तो 354 जो है वो राष्ट्रपति को बताता है कि ये क्या स्थिति बनी हुई है कि केंद्र सरकार को पैसा दे रही है या नहीं दे रही है। अनुच्छेद 354 जो है राष्ट्रपति द्वारा चेक करवा लिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 51A भारत का जो है वो किससे संबंधित है, तो इसके बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, मौलिक अधिकार में था, और मौलिक अधिकार जो है हमारे वो भाग 3 में आते हैं जो कि 12 से लेकर 35 तक हैं। अनुच्छेद 51 के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद 51A जो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति का निर्देश देता है। भारतीय संविधान, भारत जो है राज्यों का देश है, मतलब बहुत सारे राज्य हैं, तो ये हर एक राज्य की ड्यूटी है, हर एक राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने में शांति बनाए रखे, कि गृह युद्ध जैसी स्थिति ना आ जाए कि भारत एक संघों का राज्य है, उसके अंदर अंतरराज्यीय लड़ाई स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये भारत के कौन सा अनुच्छेद ये राज्यों को ये निर्देश देता है कि आप जो है अपने लोगों को काबू में करके रखेंगे कि भाई लड़ाई ना हो, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे वहां पर। अनुच्छेद 51 आपसे ये बात करेगा कि शांति रहनी चाहिए। साथ ही साथ देखते हैं अनुच्छेद 50 भारत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने का कदम उठाना। अनुच्छेद 50 में यह बोला गया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया। अनुच्छेद 51 में उदार बौद्धिक मतलब वही नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपके कैसे होने चाहिए कि भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता के लिए आपको तैयार रहना है। भारत के लिए जब रक्षा की जरूरत पड़े तो आपको बुलाया जाए तो आप वहां के लिए तैयार रहें, और भारत की संपत्ति और धरोहर को आप बचाए रखें। भारत के जो भी आपके क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी भावनाओं को अपने दिलों में जलाकर रखें। अनुच्छेद 40 बात करता है कि राज्य जो है ग्राम पंचायत बनाने में बढ़ावा दे, क्योंकि राज्य भारत जो है एक ग्राम प्रधान देश है। गांधी जी ने कहा था यदि भारत के गांव पर ध्यान दिया जाए, यदि गांव को विकसित किया जाए तो देश विकसित हो जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 40 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन बताता है। ये अनुच्छेद 48 बताता है कि कृषि पे और पशुपालन पे ध्यान दिया जाए। कृषि हमारे भारत का एक बहुत अच्छा व्यापार करने का तरीका है और कृषि से ही हम जो है दूसरे देशों से संबंध रखते हैं। पशुपालन जैसे दुग्ध पालन, दुग्ध का व्यापार होता है, मत्स्य पालन होता है, ये सब जो है पशुपालन में आता है कि राज्य सरकार केंद्र आपको प्रोवाइड कराएगा कि आप उच्चतम तरीके से अपने इन सब विशेष कार्यों को कर सकें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय
अभिलेख न्यायालय होगा। क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कॉमा अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, अभिलेख न्यायालय वो भी सुप्रीम कोर्ट है लेकिन उसका एक पार्ट यानी रिजर्वर। जैसे आप कंप्यूटर पे कभी कार्य करते हैं तो आप अपने फाइल को सेव करके रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे नोट्स बनाते हैं उसको सेव करके रख लेते हैं, एग्जाम से पहले उठाते हैं और उस नोट्स को देखते हैं कि हाँ हाँ ये इसमें ये है, अब नया क्वेश्चन लिखूंगा तो इसमें ये क्वेश्चन यहाँ से ये नोट्स को उठा के यहाँ से डाल लूंगा उसमें से। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है कि अभिलेख न्यायालय अपने द्वारा किए गए फैसलों को एक जगह सेव करके रख रहा है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ये सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनने की स्वतंत्रता देता है या फिर परामर्श देता है, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिए गए जो भी फैसले हैं वो उनके निम्न कोर्टों को मानना पड़ते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आया उसको हाई कोर्ट भी मानेगा, उसके नीचे सेशन कोर्ट भी मानेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मानेगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसलों को हाई कोर्ट द्वारा एक बार देख लिया जाता है कि मैं इसमें ये न्याय दे रहा हूं। तो ये जो है किस के कौन से अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद नंबर 129 में आता है। साथ ही साथ देखते हैं कि और अनुच्छेद क्या बात करते हैं। अनुच्छेद 126 बात करता है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की नियुक्ति अनुच्छेद 126 करता है। चीफ जस्टिस की सैलरी कितनी होती है आप बताएंगे, और चीफ जस्टिस की आयु कितनी होती है ये भी आप बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा। अनुच्छेद 131 केंद्र राज्य और अंतरराज्यीय विवादों से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार प्रदान करते हैं। सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ मतभेद हो जाता है तो ये अनुच्छेद 131 जो है का बीच बचाव करता है कि, और ये क्या कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार सीधे कोर्ट में जाएं अपने फैसलों को सुना दें। अनुच्छेद 129 यही हमारा आंसर था कि सर्वोच्च न्यायालय को खुद को भी दंडित करने का है, कि सर्वोच्च न्यायालय अगर अपने मतलब मैं अपनी गलतियों के लिए खुद को भी दंडित कर सकता हूं कि मैंने आज का कार्य आज नहीं करा तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं जो है पूरी रात बैठकर एक अपना पूरा नोट्स तैयार करूंगा। अनुच्छेद 135 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास संघीय अदालत के कानूनी अधिकार क्षेत्र है और उसके ये अधिकार क्षेत्र है कि अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। कि सर्वोच्च न्यायालय का ये है कि वो अपने द्वारा जो भी अपने क्षेत्र हैं उसमें कुछ फैसले दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका के शक्तियों से संबंधित है? राज्यपाल की सभी कार्यपालिका की शक्ति, मतलब राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां हैं उसके बारे में देखते हैं। साथ में देखते हैं कि इसी के साथ में जो भी सारे कॉन्सेप्ट हैं और अनुच्छेद हैं उनके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होने का पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो जब अनुच्छेद नंबर 157 की बात करते हैं तो यह बात करता है कि राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए। अगर आप राज्यपाल के पद के दावेदार हैं तो कम से कम आपके पास 35 वर्ष की आयु के साथ साथ कुछ कुछ क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए या फिर आपकी उपलब्धि इसी होनी चाहिए कि आप 35 वर्ष की आयु तो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु हो, तो अनुच्छेद 157 आपकी क्षमताओं को चेक कर लेता है। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप होता है कि संघ और राज्य जो है अपने बीच में जो भी डेटा को आदान प्रदान करते हैं वो 150 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होगा, 5 वर्ष 4 वर्ष जो भी है, जो आप राज्यपाल के बारे में 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। जब राज्य कोई भी अपना कानून लेकर आता है तो उस पर गवर्नर के साइन होते हैं यानी राज्यपाल के साइन होते हैं, यानी कार्यपालिका के सिग्नेचर जो होते हैं वो राज्यपाल करता है। तो इसका सही आंसर होगा 154। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेष अधिकारों से संबंधित है? सांसद के कुछ विशेष अधिकार होते हैं, मतलब स्पेशल राइट्स, ठीक है।
हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सांसदों के जो राइट होते हैं, जो विशेष अधिकार होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या क्या राइट होंगे? बहुत सारे होते हैं, आप इतने सारे याद नहीं कर सकते, बस ये याद करेंगे विशेष अधिकार क्या है। जैसे कि वो मौलिक अधिकारों में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नए लगा सकते हैं, तो वो अनुच्छेद 105 बताता है। साथ ही साथ देख लेते हैं कि और अनुच्छेद 129 के बारे में। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। अनुच्छेद 129 ही आपको यह पता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड भी रखेगा अपना, ये उसका उप प्रबंध है। और सर्वोच्च न्यायालय खुद को दंडित भी कर सकता है अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। साथ ही साथ अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के में सदनों और उसके सदस्यों की समितियों की शक्ति के विशेष अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 194 बताता है कि विधानमंडल की क्या क्या शक्तियां हैं, वो अनुच्छेद 194 में आती हैं। अनुच्छेद 170 ये बताता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 170 बताएगा कि अगर 60 से कम सदस्य होंगे तो मैं सभा को भंग कर दूंगा, 500 से ज्यादा होंगे तो मैं सभा को भंग कर दूंगा, हटा दूंगा। और अनुच्छेद 105 बताता है कि भारत के सांसद के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, क्या क्या विशेष मताधिकार हैं, वो अनुच्छेद 105 बात करेगा आपसे। साथ ही साथ हम इसके बारे में ये बात कर लेते हैं कि 105 जो है इस सांसद की जो विशेष शक्तियां हैं उनको निर्दिष्ट भी करता है कि 105 में जो सांसदों के पास शक्तियां हैं वो इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो साथ ही साथ हमारी क्लास खत्म होती है और हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। चलिए, आज की क्लास के बारे में कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।